नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV 7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबर से। आज से 12 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को टीका लगना प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के जिला अस्पताल में ये टीकाकरण चल रहा है, जिसमें 12 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तरीय चले वृहद स्तर के अभियान में छत्तीसगढ़ भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। राजधानी रायपुर के जिला अस्पताल में बच्चों को टीका लगवाते हुए देखा गया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ वो टीका लगवा रहे हैं बल्कि वो अपने मित्रों से भी टीका लगवाने की अपील जरूर करेंगे। कितने साल के हो आप? मैं 12 साल की हूँ। अभी कौन सी क्लास में? क्लास 7। अभी जैसे आपने टीका लगाया, कैसा लग रहा है आपको टीका लगाने के बाद? थोड़ा सा सेंसेशन हुआ बट अभी दर्द नहीं है। दर्द नहीं है। और जैसे आप जैसे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो टीका लगाया नहीं है अभी तक? तो मैं कहना चाहती हूँ कि सबको टीका लगाना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे कि फिर से कोरोना बढ़ रहा है, तो उससे बचने के लिए और हमारे देश की भलाई के लिए हमें फिर से हम सबको टीका लगाना चाहिए। वहीं चिकित्सकों से जब CTV 7 ने चर्चा की तो उनका कहना था कि टीके के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं और बच्चों को बिना किसी भय से टीका लगवाना चाहिए और पालकों को भी इस बारे में सजगता दिखानी चाहिए और अपने बच्चों को टीका ज़रूर लगाना चाहिए। अभी तक तो आज से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है छोटे बच्चे लोगों का, उसका अभी तक हम लोगों ने 8 लोगों को लगाया है और 8 लोगों ने खुशी खुशी लगवाया है। सबको यही प्रेरणा दी है कि और जाके अपने दोस्त फ्रेंड जो भी है सबको बताएंगे ऐसा करके। और अपना ये जिला हॉस्पिटल में आज से शुरू हुआ है और जैसे बच्चे लोग को लगाएं उसके बाद उनके लिए ऑब्जर्वेशन रूम यहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पे डॉक्टर लोग भी हैं और उनको लगाने के बाद आधा घंटा बैठना रहता है। आधा घंटा बैठा रहे हैं, उसके बाद उनको घर भेज रहे हैं। हम आपको बता दें कि चाइना में फिर से कोरोना फैलने लगा है। लगभग एक ही दिन में 5000 कोरोना के नए पेशेंट मिलने की बात सामने आ रही है और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हिंदुस्तान के सभी निवासी टीकाकृत हो जाएं, जिससे उनके जानों की रक्षा हो सकेगी। द कश्मीर फाइल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मांग की है कि इसे टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। वहीं इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस पर GST चल लागू है तो केंद्र सरकार को पहले करों में छूट देना चाहिए। टैक्स फ्री क्योंकि GST लागू है, GST में उसका आधा राशि राज्य सरकार का और आधा केंद्र सरकार का। तो मैं तो प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि पूरे देश में इसको टैक्स फ्री कर दे। तो केंद्र सरकार तो पहले करे तो राज्य सरकार तो अपने आप कर देंगे, तो पहले उनको करना चाहिए। दंतेवाड़ा किरंदुल में NMDC की बसों को रोका गया है। साथ ही साथ यहाँ के जो हाईवा गुजरती है उससे उड़ने वाले धूल के गुबार से परेशान आम नागरिकों ने इन ट्रकों को भी रोका है। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आई थी। उनका कहना है इनकी वजह से प्रदूषण का स्तर बेहद बढ़ता जा रहा है और धूल इस कदर फैल रही है, उनके खानों में भी धूल के कण को आसानी से देखा जा सकता है। उन्होंने इस बात को लेकर के विरोध जाहिर किया और मीडिया से चर्चा करके अपनी बातें रखी है। धूल उड़ता है, डबल स्टोरी में इतनी धूल है कि खाना के साथ भी हम लोग धूल खाते हैं। BP शुगर वाले लोगों ने यहाँ पे, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो हमारे साथ चलिए, पूरा डबल स्टोरी पूरा दिखाती हूँ मैं। यहाँ तक कि खाना में टेस्ट जाता है। और मेन बात तो यहाँ से ये जो बच्चे लोग आते हैं मुर्गी फार्म, जो बच्चे लोग जाते हैं, ट्रक नहीं रुकती है, उन लोगों को दिखता नहीं है। बच्चे लोग उनको ट्रक चलाते हैं, वो लोग रोकते नहीं है। कई बार यहाँ एक्सीडेंट हुई, कई महिला की मौत हुई है, बच्चे लोगों के कोई हाथ पैर टूटा है, ये कई बार यहाँ हम लोग हड़ताल किए, मगर किसी को सुना ही नहीं है। सरकार भी नहीं सुनी ना, कोई कितना हड़ताल करेंगे। सुनना तो जी, वो लोग तो आके यहाँ नहीं चलते हैं। थोड़ा देर बैठिए, बोलिए हमारे साथ मिट्टी में, इतनी बड़ी धूप में अभी सब पब्लिक बोल रहे कि स्कूल जाना, स्कूल के बच्चे लोगों को हम लोग छोड़ दिए। मंजुला और मोचाम्बी नाम की 2 महिला नक्सलियों को मार गिराने में छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस और साथ ही साथ CRPF के जवानों का संयुक्त मोर्चा काम आया है। मिली जानकारी के अनुसार रूटीन गश्त के दौरान इन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी, जिसका जवाब देते हुए जवानों ने इन 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की है कि इस मुठभेड़ में जितनी गोलियां चल रही थी उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से नक्सली घायल भी हो गए हों, जिसको लेकर के सर्च अभियान भी चल रहा है। इन दोनों महिला नक्सलियों से हथियार बरामद किए गए हैं, टिफिन बम बरामद किया गया है, साथ ही साथ नक्सली साहित्य भी बरामद किया गया है।
सशस्त्र बल इसे एक कामयाबी के रूप में देख रहा है क्योंकि ये दोनों महिला नक्सली इनामी हैं। इस मामले को लेकर के न सिर्फ जवानों में बल्कि आम लोगों में भी खुशी की लहर है कि इस तरह की नक्सलियों को इसी तरीके से मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। मार्गदर्शन में डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी सुकमा, छसबल तथा सीआरपीएफ का एक संयुक्त ऑपरेशन दंतेवाड़ा और सुकमा के सरहदी इलाके में चलाया जा रहा था। आज सुबह जब हमारी पार्टियां कोरली और मुटेली के मध्य जंगल में थीं तो पहले से घात लगाए नक्सलियों ने हमारे पर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसके चलते हम लोगों ने भी आत्मसुरक्षार्थ जवाब दिया। और जब फायरिंग पश्चात एरिया की सर्च किया गया तो हमको 2 महिला नक्सल काडर का शव, 3 हथियार एवं अन्य नक्सल सामग्री क्षेत्र से प्राप्त हुई है। इन महिला काडर्स की पहचान मंजुला पुनेम, जो कि पेद्दारास LOS कमांडर, जिसके ऊपर शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है, तथा साथ ही साथ गंगी मुचाकी, जो कि प्रारंभिक तौर से डीवीसी सुरक्षा दलम सदस्य के तौर पे इसकी पहचान की गई है। इसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम शासन के द्वारा घोषित है। भारी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की संभावना है और इसीलिए अभी भी हम क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया की अध्यक्षता में खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए, साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। खैरागढ़ उपचुनाव होने को है। देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद से ये सीट खाली हो गई थी, जिसको लेकर के कांग्रेस अब जोर शोर से तैयारी कर रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने बताया है कि नामों का एक पैनल तैयार किया गया है और हाईकमान के सामने इसे भेजा गया है। हाईकमान तय करेंगे कि इनमें से कौन सा व्यक्ति खैरागढ़ उपचुनाव में चुनाव लड़ेगा। कैंडिडेट है और सभी आवेदक हैं, तो चुनावों पे भी विचार विमर्श हुआ है और जो फैसला है हाईकमान भेजे जाएंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वेंटिलेटर खरीदी को लेकर के सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि जो उन्हें पहले जानकारी दी गई थी उसमें 28 वेंटिलेटर खरीदना बताया गया था, जबकि अब 5 बताए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की वेंटिलेटर खरीदी का मामला है, जिसमें 12 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए तक के वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। अब उनका ये कहना है कि ऐसा कौन सा वेंटिलेटर है जो 30 लाख में खरीदा गया है और ऐसा कौन सा वेंटिलेटर है जो 12,90,000 में खरीदा गया है, और इन दोनों वेंटिलेटर में फ़र्क क्या है, क्या ये दोनों अलग तरह से काम करते हैं जबकि काम दोनों का एक ही है, फिर कीमतों में इतना फ़र्क क्यों है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब कोरोना की लहर ठंडी पड़ गई थी उसके बाद भी वेंटिलेटर की खरीदी की गई, जबकि पुराने वेंटिलेटर के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने इस पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, जांजगीर चांपा जिले में 2021 में 5 करोड़ 7 लाख के वेंटिलेटर खरीदे गए, 2 अलग अलग मद से, CSR मद से जो उद्योगों ने पैसा जमा कराया और DMF के मद से। और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि कुल 28 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। 28 वेंटिलेटर 2 कंपनियों से खरीदे गए। 2800 वेंटिलेटर का अलग अलग रेट था, अलग अलग कंपनियां और अलग अलग रेट है। और उसके बाद जो विधानसभा के पिछले सत्र में जानकारी आई उसमें यह बताया गया कि जांजगीर चांपा जिले में सिर्फ 5 वेंटिलेटर खरीदे गए। तो हमारा ये कहना है कि वो 23 वेंटिलेटर कहाँ गायब हो गए। जांच का एक विषय ये। जांच का दूसरा विषय ये कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 12,99,000 के भी वेंटिलेटर खरीदे गए हैं और 30 लाख के भी वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। तो ऐसा कौन सा वेंटिलेटर था जो 30 लाख के वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, जो काम 12,99,000 में भी हो सकता था। जांच का दूसरा विषय यह है। जांच का तीसरा विषय यह है कि वेंटिलेटर की अंतिम खरीदी 1 करोड़ 21 लाख रुपए की खरीदी जो की गई, वो खरीदी की गई जून के महीने में, और जून के महीने में कोरोना का द्वितीय जो वेव थी वो बहुत नीचे आ गई थी। विद्युत कंपनी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने उनसे वादा किया था नियमितीकरण का, लेकिन कंपनी की ओर से अब तक उन्हें किसी भी किस्म की कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। हर साल इन्हें आश्वासन ही मिल रहा है कि इन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने एक फहरिस्त भी बताई है जिसमें 2017 से लेकर के अब तक
95 कर्मचारियों की मृत्यु की उन्होंने जानकारी दी है। उनका कहना है कि कोरोना काल में भी वो बिना किसी अतिरिक्त लाभ के लोगों की सेवाएं कर रहे थे, जबकि दूसरे विभाग के लोग अपने घरों में बैठे थे। हाई टेंशन वायर तक में ये लोग काम करते हैं और इन्हें मुआवजे के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाता। साथ ही साथ कोरोना के दौरान हुए मृत्यु में भी इन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। उन्होंने CTV 7 से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई। हमारा 2 सूत्री मांग है। पहले तो हमको जो है विद्युत विभाग में जो रिक्त पद है उसमें जो है नियमित नियुक्ति दिया जाए। दूसरा जो है जो दिवंगत परिवार जन है उनको जो है अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हमारा विभाग स्वतंत्र विभाग है। बिल्कुल हमारे जो 25 संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि जल्द हमको जो है नियमित किया जाए और जितने भी हमारे जो कर्मचारी उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि जितने दुर्घटना हो रही अभी तक 95 दुर्घटना हो चुकी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अन्य विभाग में ऐसे संविदा कर्मचारी का दुर्घटना नहीं हुआ होगा, ऐसे हमारे विभाग में हो रहा है। एकदम कम पेमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। एक और जहां सभी सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, दूसरी ओर हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं वो बिल्कुल इस लाभ से वंचित हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको जो जल्द विद्युत कंपनी हमें नियमित करे। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।